नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मला शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हिंदी यूजीसी नेट में सिलेबस 8 यूनिट 8 में जो सिलेबस लगा है नाटक का, उसकी क्लासेस चल रही हैं डेली। हमने ऑलमोस्ट सभी नाटकों को पढ़ ही लिया है। बस कुछ ही नाटक, 2 ही नाटक बचे हैं। एक है अंजू दीदी और एक है महाभोज, मन्नू भंडारी के। बस 2 ही नाटक बचे हुए, बाकी हमने सभी नाटकों को कवर कर लिया है। तो चलिए आज हम देखते हैं उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया अंजू दीदी नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 में हुआ था। उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करती हुई इस नाटक की प्रमुख पात्र अंजू दीदी एक बेहद यांत्रिकी महिला है। यह आंतरिकता उनके जीवन को खत्म कर देती है। इस नाटक में जीवन के एकाकीपन तथा उससे उपजी विसंगतियों का चित्रण किया गया है। अब देखिए, ये जो अंजू दीदी नाटक है, अंजू दीदी नाटक में 2 दृश्य हैं, ठीक है ना, 2 अंकों में विभाजित है। पहले अंक में दरवाजा खुलता है, तो इसमें इसके पात्र उत्तर भी देखेंगे हम, फिर लास्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, सन याद रखिएगा, ठीक है। विषय वस्तु क्या? अंजू दीदी या अंजलि अभिज्ञात वर्ग की एक स्त्री है। जीवन को नियंत्रित और अनुशासित करने के संस्कार नाना जी से प्राप्त हुए थे। अंजू को समयबद्धता में उसके वर्ग की सारी वृत्तियां हैं, जो टस से मस होना नहीं जानती। उसके अपने हट में पति और पुत्र चक्की की तरह पिसते हैं। अश्क जी अभिज्ञात वर्ग के खोखलेपन को श्रीपंत के द्वारा ध्वस्त करते हैं, मतलब श्रीपंत के द्वारा जो है वो ध्वंस करवाते हैं, ठीक है। श्रीपत ही वह पात्र है जो अंजू के जुल्म को समझ पाता है और उसके दुष्परिणामों का अनुमान लगा पाता है। यह 2 अंकों में विभक्त है और दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं इस नाटक में, ठीक है। अब देखते हैं प्रमुख पात्र के बारे में। तो प्रमुख पात्र हैं अंजलि, अंजू दीदी। अंजलि को ही अंजू दीदी के नाम से जाना गया, ठीक है। अपने विचारों को दूसरे पर थोपने की मनोवृत्ति उसके संस्कार में मिलती है। उसके लिए उसका बनाया नियम कानून प्रधान है। उसकी जिद ने पूरे घर में एक तनाव बना रखा हुआ था। वह जिंदगी को निर्जीव घड़ी की तरह देखती है। वह स्पष्ट कहती है, मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह ही चले। हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अपनी अहमवादिता द्वारा बनाए नियमबद्धता की कीमत वह जान देकर चुकाती है। फिर दूसरा आता है श्रीपत, जो अंजलि का भाई है अंजू का, ठीक है। इस नाटक का सबसे जिंदा दिली पात्र है। अंजू के इंद्रजाल को वही झकझोरता है। वह अंजू की मान्यताओं का विलोम है। बेपरवाही, मौज मस्ती, खुशमिजाजी उसके व्यक्तित्व के आयाम है। वह न किसी से शासित है न नियंत्रित है। इसे उसके दमन के प्रति सख्त नफरत है। इंसान मशीन बन जाए तो वह जिंदगी दुनिया के लिए सबसे खतरे का दिन होगा। ये इंद्र नारायण कहता है, श्रीपत कहता है, ठीक है ना। अब इंद्र नारायण जो है ये अंजू का पति है, ठीक है। अंजू के पति इसके दमन के शिकंजे में बुरी तरह जकड़े हुए। अंजू की मौत के बाद जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ता है, जहां वे महसूस करते हैं कि कैसे अंजू की सनक ने उसके जीवन को रेगिस्तान जैसा बना दिया था। अंत में वे अंजू के तिलिस्म को तोड़ने का समर्थ तो करते हैं, लेकिन उसकी सनक के व्यामोह से नहीं खींच पाते। मतलब वो सोचता है कि अब जब उसने अपनी इस सनक के कारण अपनी जान ही दे दी तो मैं उसी की आत्मा को क्यों दुखित करूं। ये कौन कहती है? श्रीपत कहता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नीरज, अंजू का पुत्र है। अंजू के दुष्परिणाम का सजीव प्रतीक, जो ना तो क्रिकेट कप्तान बन पाता और ना ही IAS बन पाता है। नीरज का मित्र है। नाजिर जो है, अनिष्ट पात्र कौन आता है? नाजिर जो है वो नीरज का मित्र है। फिर आती है ओमी, नीरज की पत्नी और अंजू की बहू। यह अंजू की प्रतिछाया होती हुए भी अंजू नहीं है। मतलब ये अंजू की डुप्लीकेट होती है। जैसे अंजलि करती है पहले दृश्य में, वैसे ही दूसरे दृश्य में उसकी बहू आके करती है। सेम उसी तरह से घड़ी की तरह चलना उठना बैठना, मतलब सब काम टाइम से टू टाइम हो जाए, सब लोग एक साथ बैठें, टाइम से खाएं, टाइम से उठ जाएं, मतलब हंसी मजाक ठिठोली ये सारी चीज़ें करें, लेकिन लिमिट में, ज़्यादा नहीं। ना तो उससे अंजू जैसा अखंड अहम है, ना ही जिद है। उसके पति और पुत्र वह सब शासन नहीं करती। नीलम जो है वो नीरज और ओमी का पुत्र है, ठीक
ठीक है ना। नीला मतलब कि अंजू का नाती। फिर है अनिमा, अंजू की सहेली। फिर गौण पात्र हैं राज, वकील साहब, नौकर राजू और मुन्नी। ठीक है ना, मुन्नी इसकी जो है वो नौकरानी है। फिर विशेष में है माँ की तरह का ही शासन नीरज अपने पुत्र नीलम पर करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही प्रक्रिया को दिखाता है। यही नाटक की ट्रेजेडी है। ठीक है, मतलब वही क्रम चलता है। पहले उसकी माँ उसको वो कप्तान बनना चाहती, क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है, तो अंजू उसे आईएएस बनाना चाहती है। अब इसमें नीरज ये वो बनना चाहता है, इसका पुत्र जो नीलम है नीरज का, तो नीरज इसे क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहता है, लेकिन ये जो है तो कवि बनना चाहता है। ठीक है ना। देखते हैं कथा सार क्या है। पहले अंग में नारी पात्र अंजू के प्रचंड अनुशासन से व्यक्तित्व आकांक्षाओं का दमन दिखाई देता है। मसनल नीरज चाहता है कि क्रिकेट खेल नहीं सकता, और इंद्र नारायण जो अंजू के पति हैं, अंजू के खौफ से उसकी दास्ता के शिकार नजर आते हैं। श्रीपत का घर प्रवेश होते ही कुछ देर के लिए ही सही एक हल्कापन और खुशमिजाजी आ जाती है। वह नीरज के सपनों को पंख देता है। अनिमा अंजू की सहेली से मजाक करता है, यहाँ तक कि मशीन बन चुके नौकरों से हंसी ठिठोली करता है। ये पहले अंक की बात है। अब दूसरा अंक 20 वर्ष बाद की कहानी से शुरू होता है। ठीक है ना। पहले अंक और दूसरे अंक में कितना अंतराल है, तो 20 वर्ष का है, याद रखिएगा। अंजू इस अंक में नहीं है। अंजू इस मतलब आत्महत्या कर लेती पहले ही, क्योंकि वह चल बसी। अंजू द्वारा विचारों और मान्यताओं को लादने का अत्याचार कितना बड़ा था, इसे आगे चलकर स्वयं नीरज भी महसूस करता है। मन क्रिकेट में और आंखें पढ़ाई में, फल तुम्हारे सामने है, ना क्रिकेट के कप्तान बने ना आईएएस बने। नीरज अपनी पत्नी ओमी से कहता है। जब तक वे जिंदा रही उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगाए रखा। अपनी माँ को कह रहा है। ठीक है, उसे स्वतंत्रता से बढ़ने फलने फूलने नहीं दिया। इंद्र नारायण जो अब जज बन चुके हैं, नाटक के अंत में कहते हैं, जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना दिए, रेगिस्तान बना डाले। अंजू इस घर को घड़ी की तरह नहीं इंसानों की तरह जीना चाहिए। ये वो लास्ट में कहते हैं। ठीक है। नोट्स, नाटक के दूसरे अंक में यह भी स्पष्ट होता है कि अंजू क्यों और कैसे मरी है। ठीक है। अब देखिए प्रमुख उदाहरण है। जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी घड़ी की तरह ही चले। हम सब इसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते रहें। ये अंजू कहती है। ठीक है ना। वैसे भी पंक्ति ही सही समझ में आ रहा है कि किसकी लाइन है। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े वह दिन जो होगा वो दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक ही का दूसरा रूप है। ये श्रीपत कहता है, अंजू का भाई। ये एक छोटा सा नाटक था, इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में बता दूंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी स्टोरी। अगर समझ में आती तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू जारी रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।